इंडिया और यूएई ने एक ऐसी डील साइन की है जो पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन करने वाली है। ये जनवरी 2026 के हाई प्रोफाइल बायलैटरल समिट के दौरान हुआ, जब यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया आए। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एलएनजी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक डिफेंस पार्टनरशिप भी। इसके साथ ढोलेरा में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस की गई। सबसे बड़ी डील एलएनजी से रिलेटेड है, जो $3 बिलियन या 27,000 करोड़ रुपए की है, जिससे यूएई अब इंडिया का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर भी बन जाएगा। ये डील इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और रीजनल बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और साथ में एनर्जी डिमांड भी, चाहे वो पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस या रिन्यूएबल एनर्जी। यूएई जैसा तेल और गैस वाला देश हमारे लिए एक ऑल वेदर फ्रेंड तो रहा ही है पिछले कई सालों से, तो इस रिश्ते को और मजबूत करना स्वाभाविक है। हमारी अभी 25% एनर्जी इंपोर्ट होती है गल्फ रीजन से, और जैसा हमने देखा ईरान इजराइल यूएस वॉर से कि इसमें दिक्कतें कितनी आसानी से आ सकती हैं। सप्लाई रूट्स बंद हो जाते हैं और शिप्स जब रुक जाती हैं, इसलिए हमें अपनी एनर्जी को और जगहों से लेने की ज़रूरत है, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम नेचुरल गैस को भी एक ब्रिज फ्यूल की तरह ज़्यादा देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल और करें अपना कोल और ऑयल से डिपेंडेंस कम करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो नेचुरल गैस एक ब्रिज की तरह काम करेगा इनके बीच। यही नेचुरल गैस है जो सीएनजी में भी यूज़ होती है, जिससे गाड़ियाँ, बसेस, टैक्सीज चलती हैं, और पीएनजी के फॉर्म में घरों तक पहुँचाई जाती है कुकिंग गैस पाइप्स में आईजीएल की। ये पाइप्ड गैस एलपीजी का भी बेहतर और क्लीनर ऑल्टरनेटिव होता है। हम अभी भी कोल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो इसको कम करने के लिए हमें नेचुरल गैस की काफ़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन और सस्ती भी होती है उससे। आज हमारी 70 से 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है और सिर्फ 3 से 5% नेचुरल गैस से। तो सरकार का गोल है कि इसका शेयर हम बढ़ाकर 15% तक ले जाएं 2030 तक, यानी सिर्फ 4 साल में। इस सपने को पूरा करने के लिए यूएई हमारा सबसे बड़ा साथी बनेगा इस $3 बिलियन या 27,000 करोड़ रुपए की डील से। इससे एक और फायदा होगा, और वो है पॉल्यूशन कम होना। इंडिया में जो बहुत बुरी एक्यूआई रहती है साल भर, उसके पीछे ये कोल पावर प्लांट भी एक बड़ा कारण है। नेचुरल गैस पर शिफ्ट करने से और उसके बाद सोलर और विंड से हम इस पॉल्यूशन को भी कम कर पाएंगे और साफ हवा नसीब हो पाएगी हमें। यूएई की स्टेट ओन्ड कंपनी ADNOC यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन कंपनीज के साथ कई साल के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी साइन किए। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 15 साल का एग्रीमेंट किया, जिसके अंदर 10 लाख मेट्रिक टन हर साल LNG सप्लाई की जाएगी। इससे IOCL 2029 तक ADNOC का सबसे बड़ा LNG कस्टमर भी बन जाएगा दुनिया में, जो बाद में बढ़ाकर वो क्वांटिटी जो है 22 लाख मेट्रिक टन तक ले जाएंगे। इसके बाद HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 10 साल की डील साइन की है 5 लाख मेट्रिक टन LNG के लिए, जो 2028 से शुरू होगी। ये LNG अबू धाबी के दास आइलैंड और अपकमिंग रुवेस LNG प्रोजेक्ट से आएगी। ADNOC ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज की कि अब इंडिया यूएई का लार्जेस्ट LNG कस्टमर भी बन गया। पिछले साल के अंदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स $20 बिलियन या 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गए। अब गैस और मिलेगी, रत्नागिरी जैसे नेचुरल पावर प्लांट्स को और फैक्ट्रीज भी यूज करेंगे ज्यादा मात्रा में, और सीएनजी पंप्स भी बढ़ सकेंगे देश में। भारत पेट्रोलियम के नवगंगा LNG टर्मिनल से एक पाइपलाइन बनेगी गुजरात से सीधा ओडिशा तक, जिससे काफी सस्ता और फास्ट भी हो जाएगा सप्लाई करना इसे। रुवेस प्रोजेक्ट 2028 में शुरू होने वाला है, और ये मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा प्लांट होगा जो क्लीन पावर पर चलेगा, यानी सोलर पैनल्स यूज करके, लेकिन निकालेंगे वो नेचुरल गैस ही। अब ईरान यूएस इजराइल वॉर से इधर भी एक टारगेट बन गया, जिससे इनको अभी बंद करना पड़ा प्रोडक्शन। ईरान ने मिसाइल छोड़ी थी इन पर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से और ये मिसाइल के खतरे से भी LPG में शॉर्टेज देखने को मिली है इंडिया में। तो LNG यानी नेचुरल गैस का और आना LPG के भी प्रेशर को कम करेगा। इसके अलावा गुजरात में नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR जो बन रहा है ढोलेरा में, वो यूएई की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का भी सेंटर पॉइंट बन के उभरेगा। एशिया की सबसे बड़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप करने के लिए यूएई फंडिंग, एक्सपर्टीज और कंपनीज लाने में भी मदद करेगी। उनकी कंपनीज यहाँ प्लॉट बाय करेंगी या लीज करेंगी, और नए टेक पार्क्स, IT कैंपसेस भी बन पाएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट से। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के बीच एक बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ, जिसमें इसके ग्लोबल इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट हब बनने में मदद करेंगे वो, क्योंकि उनको ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का। इधर नया एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे और टाउनशिप बनेगी। जब गल्फ से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी
जाएगी तो जॉब्स भी आएंगी भारी मात्रा में। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 की कंस्ट्रक्शन और फ्यूचर एक्सपेंशन में भी हेल्प करेंगे वो। इससे ये अहमदाबाद का दूसरा एयरपोर्ट भी बन जाएगा और कार्गो हब भी। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO हब बनाने पर भी काम चल रहा है, जहां एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होगी ताकि इंडिया का एविएशन सेक्टर सेल्फ रिलायंट बने। तो इसमें यूएई मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इसमें। और इसके अलावा एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी भी बनाएंगे यहाँ पर फ्यूचर पायलट्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें यूएई तो माहिर है ही पहले से। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से 2 उनके पास हैं, एमिरेट्स और एतिहाद। तो उनको सब कुछ पता है एयरलाइंस और एयरपोर्ट के बारे में। इसके साथ ही एक नई अर्बन टाउनशिप और सी पोर्ट भी डेवलप करने में असिस्ट करेंगे। जो नया भावनगर पोर्ट बन रहा है ढोलेरा के पास में, उधर दुनिया का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल भी बनाएंगे। तो जो शिप्स यूएई से आएंगी वो इधर डॉक कर पाएंगी और पाइपलाइन की मदद से जो नेचुरल गैस है पूरे रीजन में सप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इस पोर्ट से हजारों जॉब्स भी आएंगी, चाहे वो फिशरीज हो, लॉजिस्टिक्स या वेयर हाउसिंग। 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी एस्टिमेट्स के हिसाब से। इंडिया और यूएई का रिश्ता जो ऑयल और लेबर तक सीमित था, अब नए हाईटेक डोमेन में भी एंटर करने जा रहा है। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से यूरेनियम के ट्रेड, एडवांस्ड रिएक्टर टेक वगैरह ये सब शेयर करेंगे। इंडिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से एग्जेम्पशन ली थी 2008 में, पर फिर भी लिमिटेड कंट्रीज के साथ ही टाइज थे इससे रिलेटेड, यूएसए, रशिया और फ्रांस। अब यूएई से भी पार्टनरशिप हो गई। 2025 में इंडिया में शांति एक्ट पास किया, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अंदर इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी खोल दिया गया। इंडिया की NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूएई की ENEC एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने एक हिस्टोरिक MOU साइन किया। यूएई ने बाराक प्लांट एक $20 बिलियन यानी 1,80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है पिछले दशक में, जो बनी अरेबियन पेनिनसुला की पहली न्यूक्लियर फैसिलिटी। इसमें 4 रिएक्टर्स होंगे, 1,400 मेगावाट ईच, और वहां के साइंटिस्ट हमारे DRDO में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस डील में इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बाराका प्लांट के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अबू धाबी की खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक फेमस है न्यूक्लियर फील्ड में, तो उसके स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट भी कोलैबोरेट करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज से। दोनों देश अब SMRs यानी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स पर फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव रिएक्टर्स होते हैं, 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक। ये इंडिया के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं, खासकर ढोलेरा जैसे इंडस्ट्रियल जोन्स में, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। यूके में रोल्स रॉयस एक SMR बना रहे हैं, वैसे ही यूएई और इंडिया मिलकर रिसर्च कर सकते हैं और न्यूक्लियर सेफ्टी और ऑपरेशंस भी हमारी NPCIL से भी शेयर करेंगे। एनर्जी मिनिस्टर ने बताया कि इन डील्स से ना सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स बल्कि रिन्यूएबल और न्यूक्लियर भी को एग्जिस्ट कर सकता है, सबका फायदा होगा। इंडिया का टारगेट 2047 तक है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट करने का, और अब यूएई इसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा। स्पेस की बात करें तो इंडिया और यूएई दोनों ने ही उसमें अपनी ताकत दिखाई है। हमने चंद्रयान 3 से और उन्होंने अपने होप प्रोब से। अब दोनों मिलकर इंडिया यूएई स्पेस डील 2026 से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेस कॉरिडोर वीज़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उन्हें 48 आवर में वीज़ा मिल सकेगा, ताकि वो रॉकेट लॉन्चेस और मिशन माइलस्टोन्स के लिए तुरंत ट्रैवल कर सकें। जॉइंट स्पेस साइंस अकेडमी एक अकेडमी सेटअप की जाएगी दोनों देशों के यूथ को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा इसरो अपने वर्क हॉर्स PSLV C62 के जरिए यूएई के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, जैसे खलीफा सैट वगैरह, और यूएई के गैलीलियो GPS में इंडियन सिग्नल्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2026 में कई ऐसी लॉन्चेस प्लान्ड हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगी और सैटेलाइट डेटा भी शेयर करेंगे। यूएई की कंपनी G42 और इंडिया की CDAC मिलकर एक मैसिव AI सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भी बनाएंगे, जो स्पेस डेटा को प्रोसेस करने में मदद करेगा। यूएई ने मार्स मिशन की सक्सेस के बाद अपनी स्पेस इकोनॉमी खोलने की भी कोशिश की। इंडिया में भी प्राइवेट प्लेयर्स जैसे स्काईरूट, अग्निकुल के साथ वो मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। फ्यूचर में इंडिया यूएई जॉइंट लूनर मिशन भी हो सकता है, अगर ऐसे ही कोऑपरेशन चलता रहा। डिफेंस की बात करें तो इंडिया और यूएई का रिश्ता अब सिर्फ आर्म सेल्स तक नहीं रहा, फोकस अब को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर भी होगा। दोनों ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का। यूएई की लीडिंग डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट
EDGE ग्रुप इंडियन कंपनीज के साथ एक जॉइंट वेंचर करेगी और एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस इंडिया में ही बनाने का प्लान करेगी। दोनों की आर्मी और नेवी अब रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करती है, जैसे डेजर्ट साइक्लोन 2 जो दिसंबर 2025 में हुआ अबू धाबी में। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर सिक्योरिटी पर भी काम करेंगे साथ में रीजनल सिक्योरिटी के लिए। यूएई एक स्ट्रेटेजिक मिडल ईस्ट प्लेयर है। उनका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इंडिया ने रशिया के हाई एंड वेपन्स ले रखे हैं, पर गल्फ में यूएई अलायंस से हम अपना जियोपॉलिटिकल बैलेंस इंप्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया। इंडिया यूएई पैक्ट से साफ सिग्नल गया कि हमारे भी गल्फ में पार्टनर्स हैं। हमेशा से हमारे यूएई के साथ अच्छे टाइज रहे हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ऑयल टैंकर प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। अब आगे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी करेंगे। DRDO, HAL के ड्रोन्स, रेडार्स, एम्यूनिशन वगैरह और उनकी फर्म्स EDAF, EDIC इंडिया में बेस खोल सकती हैं। डिफेंस टाइज से रीजन में स्टेबिलिटी भी आएगी और हमारी कैपेबिलिटीज भी बेहतर हो सकेंगी। ट्रेड की तरफ देखें तो यूएई तो पहले से ही हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये पार्टनरशिप और गहरी होने जा रही है इस डील से। पेट्रोकेमिकल्स, मेटल्स, फार्मा एक्सपोर्ट्स और टर्बो इंजन्स वगैरह सबको शामिल किया गया। DP वर्ल्ड बैंगलोर में एक लॉजिस्टिक पार्क भी बनाने जा रहा है। गिफ्ट सिटी गुजरात में फर्स्ट अबू धाबी बैंक ने भी ऑफिस खोला रिसेंटली। इसके अलावा पहले यूएई ने कुछ इंडियन फूड प्रोडक्ट्स बैन किए थे, अब फूड सेफ्टी कॉर्पोरेशन से वेवर भी मिल जाएगा उन्हें। हाउस ऑफ इंडिया अबू धाबी में कल्चरल सेंटर बनेगा और यूथ एक्सचेंज भी होगा IT इंटर्नशिप और कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए। बायलैटरल ट्रेड को 2032 तक $200 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ तक करने का बड़ा टारगेट रखा है, तो इसलिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज को शामिल किया इसमें। ट्रेड रूट से वेयर हाउसिंग सर्विसेज का क्लस्टर भी बनेगा। धुलेरा में एवियोनिक्स क्लस्टर भी बन सकता है और टैक्स रेवेन्यू से स्टेट को बेहतर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मिलेंगे ही। जहाँ भी ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहाँ लैंड वैल्यू स्काई रॉकेट करने लगती है। जैसा हमने दिल्ली और मुंबई मेट्रो कॉरिडोर्स के आसपास देखा, तो 10 से 15% हाइक्स तो काफ़ी आम बात थी। वैसे ही ढोलेरा की डेवलपमेंट और अब इस डील से इन्वेस्टर्स और लैंड ओनर्स को काफ़ी फायदा होगा। हर प्रोजेक्ट में नई स्किल्स भी चाहिए होती हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बनाती हैं। एयरपोर्ट क्रू, रेल इंजीनियर, MRO मैकेनिक्स, गैस प्लांट क्रूज, न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर्स, स्पेस साइंटिस्ट, हर फील्ड में जॉब्स निकलेंगी और लोग आएंगे लेने के लिए। ढोलेरा में अकेले लगभग 5 लाख डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स एस्टिमेट किए गए हैं और गुजरात सरकार ने कैलकुलेट किया कि 25 लाख जॉब्स आएंगी पूरे DMIC कॉरिडोर से, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रॉयटर्स मेंशन करते हैं कि 2030 तक देश का मल्टी सेक्टर GDP 15% तक बूस्ट देख सकता है ऐसी डील्स से। पार्टनरशिप से ऑर्डिनरी लोगों को भी फायदा होगा। जब स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पावर कट्स कम होंगे और गैस के प्राइसेस भी रीजनेबल रह सकेंगे। तो जब ढोलेरा में लोग आएंगे काम करने के लिए तो घर भी चाहिए होंगे, इसलिए नेस्टोरिया ग्रुप एक नई रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहा है अतुल्यम नाम से। इसमें 3 BHK लग्जरी विलाज मिलेंगे, फुली फर्निश्ड और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। इसके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें नेस्टोरिया ग्रुप को। तो ये सारी डील्स जो देखी हमने, ये मिलकर एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहती हैं। इंडिया और यूएई ने टारगेट रखा है कि 2032 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करना है $200 बिलियन तक। जैसे हमने बात की पहले, CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ट्रेड बैरियर्स भी कम करेंगे। दूसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC में इंडिया और यूएई सेंट्रल नोड्स बने। ग्लोबल ट्रेड रूट्स में जरूरी है काफी। इसके लिए यूएई की कंपनीज जैसे फर्स्ट अबू धाबी बैंक और DP वर्ल्ड अब गुजरात की गिफ्ट सिटी में भी अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही है और यूएई में भी भारत मार्ट बनाया जा रहा है जो इंडियन MSMEs के लिए एक ग्लोबल शोरूम का काम करेगा। और चौथा, यूएई ने इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया है ताकि वो क्लाइमेट स्मार्ट फूड पार्क्स बना सके जो यूएई की फूड सिक्योरिटी और इंडियन फार्मर्स की इनकम दोनों को बढ़ाएगा। तो ये डील्स काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं जो कितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, न्यूक्लियर या स्पेस, सब कुछ है इसमें। दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया का टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग बेस और यूएई का कैपिटल और ग्लोबल रीच। इसके अलावा और भी कुछ फायदे देखने को मिलेंगे, जैसे पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करके टेक्नो डॉलर बनाना। यूएई की ऑयल इकोनॉमी से आने वाले पैसे सिर्फ तेल निकालने में नहीं बल्कि टेक और इंफ्रा में भी कैसे लगा रहे हैं वो। पहले उनका पैसा मेनली ऑयल में ही घूमता था, आज इसका बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और
सर्विस में इन्वेस्ट होता है। यही है टेक्नो डॉलर फिनोमिनन। सोलर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफी इन्वेस्ट किया उन्होंने, जबकि उनको नुकसान होगा इससे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इससे लोग तेल कम यूज करेंगे। मगर फिर भी वो अपनी टेक्निकल एडवांसमेंट पर फोकस करना चाहते हैं ताकि थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकें अपनी इनकम को। अगर फ्यूचर में लोग कॉयल कम भी इस्तेमाल करेंगे तो भी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। गल्फ के पोर्ट्स जेबल अली और खलीफा की तरह डीपी वर्ल्ड इंडिया में पोर्ट, रेल, वेयरहाउसिंग सब टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेगा। पेट्रो डॉलर से ग्लोबल सप्लाई चेन भी बेहतर बनाने का काम होगा। इसके अलावा यूएई अपने हेल्थ और एजुकेशन के फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स लेकर भारत भी आ रहा है, अबू धाबी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जॉइंट वेंचर के साथ। आरबीआई ने बैंक्स को भी बोला है कि यूएई के साथ ट्रेड पेमेंट्स का हिस्सा डायरेक्ट रुपये दिरहम में सेटल किया जाए, बीच में डॉलर की जरूरत कम होगी। ये लोकल करेंसी एक्सचेंज से दोनों का फायदा भी हुआ है और डॉलर पर रिलायंस भी कम हुआ। एक्सचेंज रेट भी 25 रुपए एक दिरहम के करीब है, जो पहले डॉलर से एक्सचेंज करके दिरहम में करना पड़ता था उनको, अब वो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे काम करता है ये? जब यूएई इंडिया को तेल, गैस या गुड्स भेजे तो हम उन्हें रुपये में पेमेंट करेंगे और उनके पास वो चेंज होकर दिरहम में पहुंचेगी। बीच में कुछ एक्सचेंज फीस बैंक अपने पास रखते हैं। यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, $100 बिलियन या 9 लाख करोड़ रुपए के साथ 2024-25 में। यूएई के पास तेल तो बहुत है, मगर डेजर्ट होने की वजह से काफी फूड इनसिक्योरिटी भी है। 80 से 90% खाना उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए 2022 में उन्होंने अनाउंस किया इंडिया मिडिल ईस्ट फूड कॉरिडोर, $2 बिलियन या 18,000 करोड़ रुपए में। इस फंड से इंडिया में हाईटेक फूड पार्क्स बनेंगे, पहले गुजरात, मध्य प्रदेश में, और यहाँ इजरायली अमेरिकन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउसेस की मदद से, और उगाएंगे पोटैटोज, राइस, अनियंस, बनानास और स्पाइसेस। पार्क्स में प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, री एक्सपोर्ट हब्स वगैरह सब कुछ होगा। गल्फ के लिए डायरेक्ट सप्लाई चेन बनेगा। इंडियन फार्मर्स का यील्ड भी बढ़ सकता है और नई मार्केट भी मिल पाएगी उन्हें। यूएई की फूड डिपेंडेंस सस्टेनेबल होगी। इंडिया ऑलरेडी उन्हें लगभग $3 बिलियन या 27,000 करोड़ रुपए के एग्री प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो कि और बढ़ेंगे फ्यूचर में। इसके अलावा इंडिया यूएई अपनी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स में तेजी से काम कर रहा है। मैरीटाइम गेटवे की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट्स कांडला, मुंद्रा, जेएनपीटी को यूएई के जेबल अली, अबू धाबी, फुजैरा से कनेक्ट करने का प्लान है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के फ्रेमवर्क में ये कनेक्टिविटी ट्रायल्स हो रहे हैं। इंडियन पोर्ट से यूएई पोर्ट तक डायरेक्ट शिपिंग रूट्स, फिर आगे रेल से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन से होते हुए इजराइल तक, फिर इसके आगे मेडिटेरेनियन पोर्ट तक फेरीज और छोटी शिप से, फिर इसके आगे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहले बनी रेल लाइन से। ये प्लान वैसे तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर बन गया तो शिपिंग टाइम यूरोप के लिए आधा हो जाएगा इंडिया से। अब ये कॉरिडोर एक कॉन्सेप्ट ही है, जहाँ इंडिया, यूएई और मिडिल ईस्ट मिलकर एक नया ट्रेड रूट डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। ये रूट सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव भी देगा और मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी में भी इंडिया यूरोप गुड्स मूवमेंट चलता रह पाएगा। 6,400 किलोमीटर का लो कॉस्ट सुपर हाईवे, डीपी वर्ल्ड और एडी पोर्ट्स जैसी कंपनीज इसके लिए रिसर्च और सर्विस कर रही हैं। अभी लॉन्ग शॉट है, मगर पॉसिबल है। अगर हो गया तो काफी सही ट्रेड रूट बन जाएगा, ना सिर्फ इंडिया बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी। इसके अलावा यूएई ने कुछ और इन्वेस्टमेंट भी की हैं इंडिया में पिछले कुछ सालों में। जैसे मुबादला ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया 2020 में अराउंड $1.2 बिलियन या 11,000 करोड़ रुपए। इससे उनकी एंट्री हो गई इंडिया के रिटेल और डिजिटल सेक्टर में भी। एतिहाद एयरलाइंस, जो अबू धाबी की मेन एयरलाइन है, उसने एयर इंडिया के साथ भी टाई अप किया। एमिरेट्स ने पहले जेट एयरवेज के साथ किया था, उसके बैंकरप्ट होने से पहले। और कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे एटीआईए, मुबादला ने ओयो, बिग बास्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो कितना अमाउंट है वो पता नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की। टोटल एफडीआई देखा जाए तो 2000 से 2026 के बीच तो वो फिगर आएगी 18 से 22 बिलियन डॉलर, यानी 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये भी एक एस्टिमेट है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स किसी ने नहीं बताई। तो देखे तो यूएई इंडिया में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अब ये ढोलेरा में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारी तादाद में, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या रियल एस्टेट में। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ बन रही नई रेजिडेंशियल सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। नेस्टोरिया ग्रुप की अतुल्यम 3 BHK फुली फर्निश्ड विलास होंगे, वो भी सही रेट्स में, और इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप पा सकोगे। अभी कांटेक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।